हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे कंपार्टमेंट का चैप्टर 16 पढ़ेंगे बेटा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और इस चैप्टर में से हर बार क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको इस चैप्टर में 14 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 14 क्वेश्चन बताऊंगा और 14 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। आप सबको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी के अंदर ये 14 पॉइंट लिख लेना है और ये 14 पॉइंट आपको याद करना है, क्योंकि इन्हीं 14 पॉइंट में से हर साल कोई एक क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला आपको लिखना है कॉन्टिमिनेशन ऑफ रिवर वाटर। कॉन्टिमिनेशन ऑफ रिवर वाटर इज इंडिकेटेड बाय। अब ये इस पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। कॉन्टिमिनेशन का मतलब होता है गंदा होना। क्या गंदा होना? रिवर का पानी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई पानी गंदा है? बच्चों, रिवर का पानी गंदा होने के लिए, कॉन्टिमिनेशन पता करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला, द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। एक पाई जाती है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। अगर पानी के अंदर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया, अगर पानी के अंदर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है तो वो पानी जो होता है वो गंदा माना जाता है, वो कॉन्टिमिनेशन माना जाता है, क्योंकि इससे बीमारी फैलती है। इस बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां फैलती है। तो जरूरी क्वेश्चन इस प्रकार में आए जैसे आपको लिखा हुआ है। क्वेश्चन को समझो, समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप एज इट इज रट्टा मार रहे हो, चीजों को समझ नहीं पा रहे हो कि क्या कह रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि आपको रिवर वाटर का कॉन्टिमिनेशन कैसे पता करोगे, पानी गंदा है कैसे पता करोगे। तो पानी का जो कॉन्टिमिनेशन है यानी गंदगी है, उसको पता करने के दो मेथड है। पहला, द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। अगर पानी के अंदर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मौजूद है तो वो पानी गंदा माना जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे डिजीज को फैलाता है। दूसरा, द पीएच ऑफ वाटर। पीएच, हम पानी का पीएच चेक करेंगे। आपको याद होगा पीएच स्केल आपको समझाया था। अगर पीएच 7 होगा तो वो पानी अच्छा होगा, अगर 7 से कम है या 7 से ज्यादा है तो वो पानी जो है वो कॉन्टिमिनेशन माना जाएगा, गंदा माना जाएगा। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि कॉन्टिमिनेशन ऑफ रिवर वाटर। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कॉन्टिमिनेशन ऑफ रिवर वाटर, कि नदी का पानी कॉन्टिमिनेशन चेक करने के लिए दो तरीके हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और दूसरा पीएच स्केल। ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर 2 पे आता है बेटा। पॉइंट नंबर 2 है 5R प्रिंसिपल। इसे बोलते हैं 5R प्रिंसिपल। आपसे पूछा जाएगा 5R प्रिंसिपल क्या होता है। तो 5R प्रिंसिपल में 5R के बारे में आपको बताना है। पहला है रिफ्यूज, सेकंड है आपका रिड्यूस, थर्ड है आपका रीयूज, फोर्थ है आपका रिपर्पस एंड फिफ्थ है आपका रिसाइकल। अब जो नहीं कि पांचों आए, ये जरूरी नहीं है कि पांचों, वैसे तो पांचों आता है। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट इज अ 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल क्या होता है, 5R सिद्धांत क्या होता है। तो पांचों के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस, रिसाइकल। देखो पांचों आर से आ रहा है ना, पांचों वर्ड आर से आ रहा है, इसलिए इसे 5R बोलते हैं। अब इनका मतलब समझो। सबसे पहले रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? टू से नो। टू से नो टू थिंग्स यू डोंट नीड। जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है उसे लेने से मना कर दो। जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है उसे लेने से मना कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा है, से नो टू सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैग। आप प्लास्टिक बैग लेने से मना कर दो। क्यों भाई? आप दूध लेने जा रहे हो, दूध की थैली ला रहे हो और प्लास्टिक के थैले में ला रहे हो, तो आप दूध के पैकेट का इस्तेमाल करोगे ना, थैले का इस्तेमाल थोड़ी करोगे, वो तो आप फेंक दोगे। तो प्लास्टिक का थैला लेना ही बंद कर दो। तो टू से नो टू थिंग्स यू डोंट नीड, जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है उसको रिफ्यूज कर दो, लेने से मना कर दो। सेकंड होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है यूज लेस, कम यूज करो, चीजों को कम यूज करे। घर में 4 एसी है, 3 एसी को बंद करो, 1 एसी चलाओ, पूरा परिवार एक साथ सो। रिड्यूस हो गया। 4 टीवी है, 3 टीवी को बंद कर दो, 1 टीवी लगाओ, परिवार सहित देखो। क्लियर हो गया? 10 बाल्टी पानी से नहाते हो, 4 बाल्टी पानी से नहाओ। यूजलेस, कम से कम यूज करो। स्विच ऑफ कर दो। अननेसेसरी जो लाइट फैन आप खोल के रखते हो उसे स्विच ऑफ कर दो, पैसे लगते हैं बेटा, पापा के बहुत मेहनत के। रिपेयर, लीकी टैप, जो अगर कोई टैप वगैरह लीक हो रहा है तो उसको रिपेयर करो ताकि रिड्यूस हो सके। नॉट वेस्टिंग फूड, खाने को व्यर्थ मत करो, खाने को मत फेंको। ठीक है, दाना एक एक कीमती है बेटा। कहावत सुनी होगी आपने, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो रिड्यूस, हमें कम से कम यूज करना है चीजों का। रीयूज, रीयूज मतलब यूज अगेन, चीजों को दोबारा यूज करो, चीजों को दोबारा यूज करो। जैसा आपने मम्मी को देखा होगा, कॉम्प्लेन लाई थी बचपन में, आपको पिला दिया मम्मी ने कॉम्प्लेन दूध में मिलाकर, अब उस कॉम्प्लेन में क्या रखा हुआ है? अचार भरे हुए हैं, तो क्या हो गया? वो रीयूज हो गया। तो इसी प्रकार हमें रिसोर्सेस का रीयूज करना चाहिए ताकि चीजें बर्बाद ना हो। तो एक एग्जाम्पल याद कर लो, कोई भी एक एग्जाम्पल याद कर लो कि वाटर आफ्टर वॉशिंग। अगर हम जो कपड़े धोते हैं ना, कपड़े धोने वाला पानी, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? प्लांट वगैरह में कर सकते हैं। रिपर्पस, रिपर्पस का मतलब क्या है? टू यूज अ प्रोडक्ट फॉर सम अदर पर्पस। हम जिस पर्पस के लिए किसी सामान को लाए थे,
अगर वो पर्पस पूरा हो गया तो उसका इस्तेमाल कहीं और कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मटका लाए थे, मटके में हमने क्या रखा, पानी। मटका हल्का सा टूट गया, कोई बात नहीं, फेंको मत, उस मटके में क्या करो, प्लांट ग्रो कर दो। प्लांट ग्रो कर सकते हो ना उसके अंदर। तो जो क्रैकर क्रॉकरी होते हैं इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, किस लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए। रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब क्या होता है, जो वेस्ट चीजें हैं उनसे रिसाइकल करके हम नई चीज बना सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हम कबाड़ी वालों को बेच देते हैं, ग्लास, मेटल, इन सब का क्या होता है, इन सब का रिसाइकल किया जाता है। तो 5R, अगर आपसे पूछा जाए 5R प्रिंसिपल, व्हाट इज 5R प्रिंसिपल, तो आप पांचों के बारे में बताओगे, 1 बाय 1 करके पांचों के बारे में बताओगे। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो नहीं कि 5R आए, इनमें से कोई एक या दो आ जाता है। आपसे पूछा जाएगा रिफ्यूज क्या है, एग्जाम्पल बताओ, रिड्यूस क्या है, एग्जाम्पल बताओ, रीयूज क्या है, एग्जाम्पल बताओ, रिपर्पस क्या है, एग्जाम्पल दो, रिसाइकल क्या है, एग्जाम्पल दो। तो आपको एग्जाम्पल से इनकी डेफिनेशन याद करनी है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट बहुत छोटा सा आंसर है, रीयूज इज बेटर देन रिसाइकल। आपसे पूछा जाएगा वाई रीयूज, एक होता है रीयूज और एक होता है रिसाइकल, अभी आपने पढ़ा। रीयूज का मतलब क्या होता है, रीयूज का मतलब होता है किसी चीज को बार बार इस्तेमाल करना, और रिसाइकल का मतलब जो यूज हो चुका है उसको नए फॉर्मेट में यूज करना। तो ज्यादा अच्छा कौन है, रीयूज या रिसाइकल, तो आंसर दोगे रीयूज। रीयूज ज्यादा अच्छा है, रीयूज ज्यादा अच्छा है रिसाइकल से। क्यों सर जी, भाई एक बार बताओ, आपने क्या करा, आपने प्लास्टिक का जो मम्मी कॉम्प्लेन लाई थी उसका अचार उसमें भर दिया, तो आपने रीयूज कर लिया। लेकिन अगर वो क्यों कबाड़ी वाले को दे दोगे तो कबाड़ी वाला क्या करेगा, कबाड़ी वाला उस प्लास्टिक को ले जाएगा बड़े दुकान के पास, दुकान वाले उसे फैक्ट्री को बेचेंगे, फैक्ट्री में उसको पिघलाया जाएगा, पिघलाया जाकर दोबारा प्लास्टिक बनाया जाएगा, फिर उसमें फिर से अचार भरा जाएगा। तो कितना सारा प्रोसेस बर्बाद हो गया, कितना लंबा प्रोसेस हुआ। इसलिए रीयूज जो है वो बेहतर है। रीयूज इज बेटर देन रिसाइकल। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज बेटर, रीयूज या रिसाइकल, क्या बेहतर होता है, तो आंसर दोगे रीयूज। रीयूज इज बेटर देन रिसाइकलिंग। रीयूज ज्यादा अच्छा है रिसाइकल से। क्यों, क्योंकि हमारी एनर्जी को सेव करती है, एनर्जी को सेव करती है। तो हेडिंग क्या डालोगे, रीयूज इज बेटर देन रिसाइकलिंग, ये हेडिंग होगी आपकी। रीयूज इज बेटर देन रिसाइकलिंग, रीयूज जो होता है रिसाइकिल से बेहतर होगा। आपसे पूछेगा वाई, क्यों, तो बोलोगे बिकॉज इट सेव एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को बचाता है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 4 आप हेडिंग डालोगे, वी नीड टू यूज आवर रिसोर्सेस केयरफुली। वाई, आपसे पूछा जाएगा वाई वी नीड टू यूज आवर रिसोर्सेस केयरफुली, हमें अपने रिसोर्सेस का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसका हमें सावधानी पूर्वक उपयोग क्यों करना चाहिए, बिकॉज दे आर लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड है, एक दिन खत्म हो जाएंगे। पापा के पास पैसे बहुत हैं, लुटाए जाओगे, एक दिन खत्म हो जाएगा, सब कुछ रोड पे आ जाओगे। इसलिए दे आर लिमिटेड, लिमिटेड है रिसोर्सेज हमारे पास। हर रिसोर्सेज कंट्री, ऐसे तो ये तो पापा के पैसों की बात हो गई, ऐसे ही कंट्री का किसी भी देश के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बहुत ज्यादा यूज करोगे खत्म हो जाएगा, इसलिए लिमिटेड है, इसे सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। सेकंड, डिमांड फॉर ऑल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग, डे बाय डे क्या हो रहा है, चीजों की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पता है तुम्हें इंडिया में कितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एट ए ट्रिमेंडस रेट, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, चीजों का बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हेडिंग क्या डालोगे, वाई, यहां ऐड कर लेना वाई, हेडिंग डालना वाई शुरू में। वाई मतलब समझते हो ना, WHY, वाई मतलब क्यों, वाई वी नीड टू यूज आवर रिसोर्सेस केयरफुली, हमें अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल केयरफुली क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इन चीजों की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया बेटा। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब होता है बेटा ऐसा मैनेजमेंट जो आज का भी हमारी नीड को पूरा करे और भविष्य के भी नीड को पूरा करे। चलो मैं आपको अपने घर, आपके घर से एग्जांपल लेता हूं। आप अपने फादर और मदर को देखो, दुनिया को मत देखो, सबसे पहले अपनी मम्मी पापा को देखो, बाकी दुनिया आपको अपने आप दिख जाएगी। वो क्या कर रहे हैं, आपकी अभी की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। मम्मी कॉपी चाहिए, ले बेटा पैसे ले जा, किताब चाहिए, ले बेटा पैसे ले जा, कोचिंग चाहिए, ले बेटा, राजन सर जी ने मंगवाए, फीस मंगवाए, ले बेटा पैसे ले जा। आज आपकी आज की आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं और साथ में थोड़ा पैसा बैंक में बचा लेते हैं, LIC में बचा लेते हैं, FD में बचा लेते हैं कि मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे चंदे के भविष्य में काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे चंदे के, मेरे लाल के।
तो क्या है ये? सस्टेनेबल मैनेजमेंट है कि आज के आपकी नीड को भी पूरा कर रहे हैं और भविष्य में आने वाली आपकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने की सोच रहे हैं। यही होता है कंट्री के लिए। हर एक कंट्री क्या करती है? आज की नीड को भी पूरा करती है और भविष्य में आने वाले आपकी नीड को भी समझती है। तो ऐसा मैनेजमेंट जिसमें हमें आज की नीड को भी पूरा हो सके और भविष्य में आने वाली हमारी नीड को भी पूरा किया जा सके, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। समझ आ गया बेटा? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस को इस प्रकार से मैनेज करना सो डैट, ताकि रिसोर्सेस को इस प्रकार से मैनेजमेंट करना ताकि दे मीट करंट बेसिक ह्यूमन नीड। करंट मतलब क्या? आज की मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके, वाइल रिजर्विंग देम, और साथ में बचाया जा सके। प्रिजर्विंग मतलब बचाया जा सके फॉर द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ताकि आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए भी वो रिसोर्सेज बच सके। तो ऐसा मैनेजमेंट जिसमें हमें आज की नीड को भी पूरा किया जा सके और आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसकी नीड के लिए भी रिसोर्सेज को बचाया जा सके, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए करते हैं। अब एग्जाम में ये मत लिखिए ना जो मैंने आपसे कहानी बताई है, पता लगे एग्जाम में वही लिख गया है। अरे भाई ये समझाने के लिए यूज करो, अक्ल का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा आपको समझाने के लिए कि आपको घर की बातें जल्दी समझ में आएगी। दुनिया समझने से पहले घर को देखो तो पहले ज्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। अरे मैं कहता हूं दुनिया को मत देखो, अपने माँ बाप को देखो, उनके पैर को छू लो, आधे तो वैसे ही पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरी बात समझो। पॉइंट नंबर 7 लिखो, स्टेक होल्डर्स। आपसे पूछा जाएगा हु आर द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन है? हु आर द स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट। स्टेक होल्डर कौन होता है? मालिक, जंगल के मालिक। स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट आपके एग्जाम में आएगा। हु आर द स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट, हेडिंग डालो स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट। पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों याद रखना कि जंगल के 3 मालिक होते हैं। वैसे तो 4 भी है, एनसीईआरटी में 4th पॉइंट भी है, लेकिन आप 3 लिख लोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि 4th पॉइंट आपके में नहीं दिया हुआ। तो याद रखना जंगल के 3 मालिक होते हैं बेटा, 3 मालिक होते हैं जंगल के। पहला कौन होता है? तो लोकल पीपल, जो आसपास लोग रह रहे हैं, जो आसपास लोकल पीपल जो जंगल के आसपास रहते हैं, डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट ऑफ देयर सर्वाइवल, जो अब डिपेंडेंट है किस पर? जंगल पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, जिसे हम बोल देते हैं हो ये तो आदिवासी है। ऐसा कभी मत बोलना, ऐसा कभी जीवन में मत बोलना। आदिवासी का मतलब समझते हो तुम लोग? वो लोग जंगल पे डिपेंड है बेचारे, वो लोग फॉरेस्ट पे ही डिपेंड हैं। तो वो जो लोकल पीपल हैं वो जंगल के मालिक हैं, वो तुमसे ज्यादा पैसे वाले हैं सरकार की नजरों में। क्यों? क्योंकि वो जंगल के मालिक है बेटा। तुम तो एक मकान के मालिक हो, वो पूरे जंगल के मालिक हैं, तो वो तुमसे ज्यादा अमीर है, ध्यान रखना। आगे बोलने से पहले सोच लेना। सेकंड, जंगल के मालिक कौन है? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जंगल क्यों आएगा? अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तो मेरे जैसे लोग जिनको तुम फीस नहीं भरते, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पैसा नहीं कमाता, जाके चुपचाप जाएगा रात में जंगल में पेड़ काटेगा और जाके सुबह बेच आएगा, पैसा मिल गया, चलो घर में बैठेगा आराम से। इसलिए गवर्नमेंट नजर रखती है कि भैया कोई पेड़ तो नहीं काट रहा, उसकी निगरानी करती है। तो दूसरे मालिक हो गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और तीसरा कौन है? तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो जंगलों को खरीद लेते हैं। क्यों? पेपर निर्माण के लिए। लकड़ी जो घर में लगा रहे हो, लट्ठे लगा रहे हो, मकान बना रहे हो, दरवाजे आ रहे हैं, लकड़ी कहां से आ रही है? एक चौखट की कीमत पता करो, 11-11, 15-15, 25-25 हजार की एक चौखट आती है बेटा। मैं मकान बनवाया ना, इसलिए बता रहा हूं आपको। ये लकड़ी कहां से आ रही है? ये लकड़ी आ रही है, इंडस्ट्रिस्ट ने क्या करते हैं? इंडस्ट्रिस्ट पूरे जंगल को खरीद लेते हैं सरकार से, पैसा देते हैं, तो भैया हमारा जंगल हो गया, और फिर उन जंगलों का इस्तेमाल करते हैं। वो उन जंगलों का इस्तेमाल करेंगे ना अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो जंगल के 3 मालिक होते हैं बेटा, लोकल पीपल होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। याद रखोगे, देयर आर 3 स्टेक होल्डर ऑफ द फॉरेस्ट। ये 7वां पॉइंट हो गया आपका। 8वें पॉइंट पे आता है बेटा चिपको आंदोलन। बहुत बढ़िया, चिपको मूवमेंट, इसे चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट बोलते हैं। अब एग्जाम में आता है व्हाट इज चिपको आंदोलन, तो बच्चा एक ही पॉइंट लिखता है, उसे एक ही पॉइंट पता है सुबह से लेकर रात तक, क्या? कि पेड़ों से चिपक जाना। अरे भाई, अरे मेरे बुद्धि बच्चे, अरे मेरे समोसे, मेरे ढोकले बच्चे, बेटा पेड़ों से चिपकना ही चिपको आंदोलन नहीं है, पूरा लिखना पड़ेगा। ये चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, रीजन क्या था, पूरा आंसर लिखना पड़ता है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा, ये पहला पॉइंट होगा चिपको मूवमेंट का। ये जो मूवमेंट है सबसे पहले स्टार्ट हुआ कहां पर? एक गांव, उसका नाम है गढ़वाल। गढ़वाल की पनीर बहुत फेमस है बेटा। गढ़वाल जो है उत्तराखंड में है, बहुत फेमस पनीर होती है, गढ़वाल की पनीर बहुत फेमस होती है। तो इस आंदोलन की, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई? तो गढ़वाल जिले से। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये। तो सबसे पहला आप रीजन दोगे कि शुरुआत कहां से हुआ, तो गढ़वाल जिले से। अब हुआ क्या था कि वुमेन ऑफ द विलेज, जो गांव की महिलाएं थी, वो पहुंची जंगल। कहां पहुंची? जंगल पहुंची। उन्होंने देखा
कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके आदमी पेड़ काट रहे हैं, तो वुमेन ने क्या करा, उन्होंने ग्रुप बना लिया और वो पेड़ों को घेर कर खड़ी होंगी, उनसे चिपक गई, पेड़ों को घेर कर उनसे चिपक गई और उनको वर्कर्स को रोक दिया, क्या करने के लिए, पेड़ को काटने से रोक दिया। ये हो गया सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि इस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई गढ़वाल में। सेकंड पॉइंट क्या था, जो वुमेन ऑफ द, जो उस गांव के महिलाएं थी वो जंगल में पहुंची, जब कॉन्ट्रैक्टर के आदमी क्या कर रहे थे, पेड़ काट रहे थे, तो वुमेन ने क्या करा, घेरा बनाकर पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने प्रिवेंट कर दिया, प्रिवेंट मतलब रोक दिया, किसको रोका, वर्कर को रोक दिया, क्या करने से, फेलिंग द ट्री, मतलब पेड़ों को काटने से रोक दिया। ठीक है जी, रोक दिया, बहुत बढ़िया। अब ये जो घटना थी वो पहली बार, अजीब, अब अजीब घटना, भारत है ना, इंडिया है, यहाँ पे छोटी मोटी घटना वो जो होती है ना, कोई ऐसी अलग घटना, वो बहुत जल्दी फैल जाती है। तो ये जो चिपको मूवमेंट था ये बहुत जल्दी क्या हुआ, बहुत जल्दी फैल गया। ओहो, तुम्हें पता है ना, खाली लोग बैठे क्या करेंगे, एक दूसरे से यही, अच्छा पता है तुझे वहां पर ये हो गया, खाली बैठे, तुम भी तो यही करते हो व्हाट्सएप पे, भैया पढ़ाई पे ध्यान दो। तो चिपको मूवमेंट क्या हुआ, बहुत ज्यादा फैल गया, अक्रॉस कम्युनिटीज, लोगों में फैल गया, एंड फोर्स गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट पे दबाव बन गया टू रीथिंक देयर प्रायोरिटीज टू यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और गवर्नमेंट पे इतना दबाव बढ़ गया लोगों का कि उन्होंने सोचने पे मजबूर कर दिया कि इन पेड़ों को काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए। आखिर पेड़ जो गवर्नमेंट थी उसको पीछे हटना पड़ा और इसको नाम पड़ा चिपको मूवमेंट। तो बेटा मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे ढोगले, अगर एग्जाम में आए ना बेटा व्हाट इज चिपको मूवमेंट, तो केवल इतना मत लिख के ही हो बेटा कि पेड़ों से चिपक गए, पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी बेटा, 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। किसकी सुबह गढ़वाल में हुई, जो महिलाएं थी वो जंगल पहुंची, जब कॉन्ट्रैक्टर आदमी वहां पेड़ काट रहे थे वो पेड़ों से चिपक गए, उन्होंने वर्कर को पेड़ काटने से रोक दिया। ये चिपको आंदोलन बहुत जल्दी जो कम्युनिटी थी उनमें फैल गई और गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। ये पूरा लिखना पड़ेगा बेटा चिपको मूवमेंट में, ठीक है बेटा, 3 पॉइंट लिख के ही हो बेटा। चलिए 9 पॉइंट आते हैं बेटा। 9 पॉइंट है वाटर हार्वेस्टिंग, ओह डिसएडवांटेज ऑफ डैम। डिसएडवांटेज ऑफ डैम, डैम पता है क्या होता है, डैम पता होगा, अधिक बच्चों को नदी के ऊपर बनाई जाती है, बड़े बड़े डैम की कंस्ट्रक्शन होती है, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। हमारे बच्चों को केवल इतना ही पता होता, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया, डैम बन गया। अरे भाई डैम के बहुत सारे यूजेस हैं, डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, डैम से पानी को बचाया भी जा सकता है ताकि जो सूखा ना पड़े, डैम से जो फ्लड वगैरह होती है उसको भी कंट्रोल किया जाता है। तो एडवांटेज कम पूछता है, एडवांटेज तो लिख ही लोगे कि भाई इससे बिजली बनती है, पानी को बचाकर हम इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, एडवांटेज तो लिख ही लेता है। इसलिए एग्जाम में एडवांटेज नहीं पूछते, उन्हें पता है बच्चा एडवांटेज लिख देगा। वो भी बहुत तेज है भाई, पेपर बनाने वाले भी बहुत तेज है, तुमसे ज्यादा तेज चलते हैं वो लिखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डैम, बताओ डैम के डिसएडवांटेज बताओ। तो पहला डिसएडवांटेज लिखोगे सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में क्या होती है, जब डैम बनती है ना तो जो मेनी ट्राइबल्स होते हैं, जो डैम के आसपास, जो जंगल के आसपास लोग रहते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है बेटा, वहां से डिस्प्लेस करना पड़ता है, उन्हें वहां से हटाना पड़ता है, और वो क्या होते हैं, होमलेस हो जाते हैं, उनके पास बेचारों के पास घर नहीं बचा। तुम्हें कोई कहे कि भाई कहाँ पे रह रहे हो, दिल्ली में, एक काम करो दिल्ली में डैम बनेगा पूरे दिल्ली में, चलो दिल्ली से निकल जाओ, अपने घर को छोड़ के निकलो फटाफट, कैसा फील होगा एक बार मम्मी पापा से डिस्कस कर लेना। तो डैम बनाने का पहला नुकसान यह है कि डैम के आसपास जो लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो पीजेंट है, किसान हैं, उनको अपनी जमीन या जो जायदाद होता है वो छोड़ना पड़ता है। सेकंड, दे डू नॉट गेट एडिक्वेट कंपेंसेशन, उन्हें सही मात्रा में कंपनसेशन भी नहीं मिलता और रिहैबिटेशन यानी जगह भी नहीं मिलती रहने की। कंपनसेशन मतलब पैसा भी नहीं मिलता जमीन का सही से, और रिहैबिटेशन जगह भी नहीं मिलती ताकि वो प्रॉपर अपना जीवन काट सके। सेकंड होती है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। डैम बनाने का सेकंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होती है, इससे डिफोरेस्टेशन होता है, बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आसपास के जब पूरा जंगल काट दोगे तो बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इकोसिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाता है डैम बनाने से, क्योंकि डैम छोटा मोटा तो होता नहीं, बहुत बड़ा बनता है, तो बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी भी रहेगी, इकोसिस्टम भी बिगड़ जाएगा। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी आती है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्यों आती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी यूज, बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपए लग जाते हैं डैम को बनाने में। नो प्रोप्रिएट बेनिफिट टू पीपल, लोगों का कोई प्रॉपर बेनिफिट नहीं होता। नो एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और वाटर का भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। तो ये कुछ डैम के डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एग्जाम में क्या पूछेगा, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ डैम, कि डैम के डिसएडवांटेज क्या है। तो जरूरी नहीं है कि तीनों पूछे, सोशल, अगर देखो एग्जाम में आया व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ डैम तो पूरा लिख के आओ कि भाई डिसएडवांटेज तीनों है,
लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि तीनों पूछे। पता है क्या करते हैं, पूछते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ डैम बताओ, केवल सोशल प्रॉब्लम बताओ, केवल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बताओ, केवल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बताओ, तो आप फंस जाओगे। इसलिए बेटा अच्छे से याद करना, बढ़िया से याद करना। एक काम को याद, सर जी मुझसे नहीं याद नहीं होता, मैं क्या करूं सर जी? एक काम कर बेटा, लिख लिख के याद कर, लिख के याद कर, बार बार लिख, याद कर, बैठ के अकेले याद कर। पबजी सब्जी खेलने से नहीं होगा याद, ये साइंस है, विज्ञान है, इसको बैठ के पढ़ना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब कई बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिखा होता है, कई बार केवल ये लिखा होता है व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग, केवल इतना लिखा होता है वाटर हार्वेस्टिंग। बच्चा हो गया पागल कि वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है। अरे भाई वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ही बात है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि बारिश के पानी को बचाना, बारिश के पानी को बचाना। तो सर जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाल्टी लगाएंगे छत पे और उसमें पानी भर लेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, पानी हमने बचा लिया। नहीं मेरे लाल, मेरे सोना, ये वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होता। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बारिश के पानी को इस प्रकार से बचाना कि वो पानी जमीन के अंदर जाए, और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, जमीन के नीचे का जो पानी का स्तर है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर लेवल बोलते हैं, उसको इंक्रीज करना, उसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आंसर देखो क्या लिखोगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू मेक रेन वाटर प्रोक्लेट अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे पहुंचाना उस पानी को, सो एज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ताकि ग्राउंड वाटर के पानी को हम रिचार्ज करके उसको बढ़ाया जा सके। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब पता लग गया बेटा। पहले जमाने में जब मोटर नहीं, आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में तो 1 मिनट में मोटर स्टार्ट करते हो। ओ लल्ला जरा मोटर स्टार्ट कर दे, मम्मी ने मोटर स्टार्ट कर दी, तुमने मोटर स्टार्ट कर दी और पानी का बौछारा आ गया, नहा लिया, मजा आ गया। लेकिन आज से अगर 500-1000 साल पहले देखें तो ऐसा तो था नहीं, कुछ मोटर वोटर का कुछ सिस्टम नहीं था। तो वो लोग पानी को कैसे बचाते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े क्या करते थे बेटा, गड्ढे खोलते थे, कुएं खोदते थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पुराने जमाने में कौन से मेथड यूज करते थे लोग पानी को बचाने के लिए। तो देखो राजस्थान में 3 मेथड यूज करते थे। एक को बोलते थे खादिन, कुछ लोग बोलते थे खादिन, कुछ लोग बोलते थे टैंक, कुछ बोलते थे नादिस। तो ये तीनों मेथड कहां फॉलो होते थे, राजस्थान में। महाराष्ट्र में क्या बोलते थे, बंधारस और ताल। क्या बोलते हैं बेटा, बंधारस और ताल। ये क्या पढ़ रहे हो पता आपको, ये मेथड पढ़ रहे हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड पढ़ रहे हो कि पुराने जमाने में जब पानी, जब एशियन मेथड है ये एशियन मेथड है, जब पुराने जमाने में बारिश होती थी तो उनको बचाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते थे। तो राजस्थान में खादिन, टैंक, नदिस, महाराष्ट्र में बंधारस और ताल, मध्य प्रदेश और यूपी में हमारा हो गया बंदिस हो गया, बिहार में यूज करते थे पाइन्स एंड अरहर्स। ये इनके नाम है बेटा अलग अलग स्टेट के, उनकी भाषा के हिसाब से। हिमाचल प्रदेश में कुल्ल, और ये सबसे ज्यादा आता है, कुल्ल सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। तो कुल्ल कहां यूज होता है, हिमाचल प्रदेश में। कुल्ल वाला मेथड कहां यूज होता है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये नहीं कि केवल सर जी ने कहा ये वाला अच्छा है तो ये याद कर लो, अबे सारे याद करने भाई, मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे चंदा, बेटा सारे याद करने हैं। ये केवल तुझे हिंट के लिए दिया है कि कुल्ल सबसे ज्यादा आता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में पॉन्ड्स, ठीक है, और तमिलनाडु में एरिस, और दिल्ली में, ओहो दिल्ली की बात हो रही है, बावलीज। देखो तुम्हारे नाम के अकॉर्डिंग है बावलीज, है तो दिल्ली में बावलीज। ठीक है बेटा, तो ये मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड है अलग अलग स्टेट में, तो इनमें से कोई एक नंबर का आ जाता है, इसलिए पॉइंट नंबर 11 हमारा यही है। पॉइंट नंबर 12 पे आता है बेटा, पॉइंट नंबर 12, एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग वाटर इन द ग्राउंड। सर जी एक बात बताओ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि हम जमीन के नीचे पानी क्यों बचा रहे हैं, जरूरत क्या है सर जी, पानी तो बहुत है हमारे पास, नदी से खींच लाएंगे मोटर से। सर जी ग्राउंड के नीचे पानी क्यों बचा रहे हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग वाटर इन द ग्राउंड। पानी जो है वो ग्राउंड में क्यों बचा रहे हैं, जमीन के नीचे क्यों बचा रहे हैं। इसके 4 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, इट डू नॉट इवेपोरेट, ये पानी कभी सूखेगा नहीं, है ना भाई। भाई जमीन के नीचे पानी पहुंच गया, सूखेगा कैसे, सनलाइट तो पहुंचेगी नहीं वहां पर, है ना, कमाल की चीज है ना। तो जब सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो इवेपोरेट नहीं होगा। सेकंड, इट स्प्रेड आउट टू रिचार्ज वेल, ये क्या करेगा, जो कुएं वगैरह तालाब वगैरह होंगे उनको रिचार्ज करेगा, उसमें पानी भर जाएगा, लंबे समय तक चलेगा। थर्ड, इट प्रोवाइड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा किसको, वेजिटेशन को, प्लांट वगैरह को, ओवर द वाइड एरिया, बहुत बड़े एरिया में प्लांट को मिल जाएगा। भाई अंडरग्राउंड वाटर से तो पानी मिलेगा, तुम पानी देने तो जाते नहीं प्लांट को, कहीं से तो पानी लेने जान दो बेचारे को, तो कहां से मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर से मिलेगा। इट डज नॉट प्रोवाइड द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटो, ओहो मच्छरों ने बहुत दुखी कर रखा भैया। तो ये मच्छर जो है मॉस्किटोज हैं, ये भी ब्रीड नहीं कर पाएंगे, ये पैदा नहीं होंगे। सरकार का कितना सारा पैसा खर्च हो जाता है, देखता ना सरकार प्रचार टीवी पर एडवर्टाइज करती है, मच्छर को ना पनपने दो कहीं पे, है ना, सफाई करते रहो।
तो अंडरग्राउंड वाटर का क्या फायदा है कि मॉस्किटो नहीं ब्रीडिंग करेंगे बेटा, मॉस्किटो की संख्या नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा कितना सारा पैसा बच जाएगा है। मोर्टीन लाते हो, गुड नाइट लाते हो, पता नहीं कौन कौन सा मार्केट में चीजें आ रही हैं आजकल, वो खरीद के लाते हैं मच्छरों से बचने के लिए, बीमारी हो रही है 4, तो इन सबसे बच जाएंगे ना। तो अंडरग्राउंड वाटर का पानी ये फायदेमंद है कि उसमें मच्छर पैदा नहीं होंगे बेटा। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉन्टिमिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। हाँ, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉन्टिमिनेशन बाय ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन और एनिमल के वेस्ट से भी पानी बच जाएगा। अब बचा तालाब में इकट्ठा पानी हुआ और उसमें तुम अपनी भैंसन नहवा रहे हो, तालाब में पानी इकट्ठा हुआ, उसमें तुम कपड़े धोने पहुंच गए, खुद पहुंच गए, पता नहीं क्या करने पहुंच गए, तो तुम्हारे गंदगी से और एनिमल की गंदगी से भी पानी बचा रहेगा। अंडरग्राउंड वाटर में थोड़ी एनिमल को नहाओगे, ना खुद नहाओगे जाके जमीन खोद कर, तो ह्यूमन के वेस्ट से और एनिमल के वेस्ट से भी पानी को बचाया जा सकता है। तो अंडरग्राउंड वाटर के क्या क्या फायदे हुए, ये इवेपोरेट नहीं होगा, ये वेल को रिचार्ज करेगा, ये जो प्लांट होगा उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, ये जो मॉस्किटोज होंगे, मच्छर होंगे वो पैदा नहीं होंगे, और ये ह्यूमन और एनिमल के वेस्ट से भी प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 13 पे आता है बेटा। पॉइंट नंबर 13 हमसे क्या कहता है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल। सर जी ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है बेटा, कोयला, पेट्रोल, गैस, इन्हें बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में कौन आता है, कोल, पेट्रोल, गैस, ये सब आते हैं फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल के बहुत सारे नुकसान होते हैं बेटा, कोयला पेट्रोल को जलाओगे तो इनसे बहुत सारे नुकसान होंगे। अब नुकसान तुम क्या लिख देते हो पेपर में कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होगा, इसके अलावा कोई दूसरा तुम आंसर आता नहीं, और फिर वो बना के लिखने आता हो, टीचर नंबर देगा नहीं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल, कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से, कोयला पेट्रोल को जलाने से कुछ नुकसान है, तो बोलोगे जी सर नुकसान है। पहला, एयर पोल्यूशन, इससे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में रह रहे हो तो इससे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे हम कोल एंड पेट्रोल को जलाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन निकलती है, जो एयर पोल्यूशन करती है, बहुत ज्यादा एयर को पोल्यूट कर देती है। सेकंड पॉइंट लिखोगे, सेकंड नुकसान क्या है फॉसिल फ्यूल को जलाने पे, डिजीज होती है। कौन कौन सी डिजीज होती है आपको पता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, थ्रोट प्रॉब्लम होती है, कंजेशन की प्रॉब्लम होती है, दमा की शिकायत होती है। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे पूछना बेचारे कितने परेशान होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, और थर्ड क्या दिक्कत हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो एक्सेसिव एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस है यानी कोयला पेट्रोल और डीजल को जलाने से जो ग्रीन हाउस गैसेस एक्सेल होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उठती जा रही है। तो आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल यूज करने के नुकसान क्या क्या हैं, तो इससे एयर पोल्यूशन होता है, इससे डिजीज होती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। लास्ट क्वेश्चन आता है बेटा, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, और ये हो गया हमारे कंपार्टमेंट का चैप्टर 16 खत्म, फिनिश, एंड। ठीक है बेटा, तो चलिए पॉइंट नंबर 14 लिखिए बेटा अपने कॉपी में, स्टेप टेकन टू कंजर्व एनर्जी। हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए ताकि हम एनर्जी को बचा सके, कोयला और पेट्रोल को बचा सके। ध्यान सुना, क्या पूछा आपने, ध्यान सुना, व्हाट आर द स्टेप टेकन टू कंजर्व एनर्जी, व्हाट आर द स्टेप टेकन टू कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को बचाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप लेना चाहिए। अब एग्जाम में क्या पूछा कि एनर्जी को बचाने के लिए, कोयला और पेट्रोल को बचाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप लेना चाहिए। तुम क्या लिखते हो कि फैक्ट्री बंद करना चाहिए। अबे भाई एक बात बता, फैक्ट्री बंद कर देगा है, पापा को सैलरी कहां से मिलेगी, बाइक बंद कर देनी चाहिए, बाइक की कंपनी में लाखों लोग कर रहे हैं, बेरोजगार हो जाएंगे, तेरे घर ही आ जाएंगे सबसे पहले बेटा। फैक्ट्री बंद करने से काम नहीं होगा, इसमें यह पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो। पूरा मोदी जी बनके, राहुल गांधी बनके, मोदी जी बनके रहेगा बेटा, है भाई। आपसे यह पूछ रहा है कि आप क्या कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, 10वीं क्लास का 15 साल का भोला भाला प्यारा सा बच्चा, आप क्या कर सकते हो कोल एंड पेट्रोल को बचाने के लिए। तो पहला, स्विच ऑफ, हम स्विच ऑफ कर देंगे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, जो फालतू में यूज कर लेती है ना बहन दीदी, घर में वो फालतू में टीवी चलाती है, एसी चलाती है, उसको बंद कर देंगे, उसे मना करेंगे कि ये बंद कर, ये फालतू चल रहा है, पापा को बिल भरना पड़ेगा, ये आप कर सकते हो। दूसरा, यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस दैट यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइक CFL एट होम, हम घर में उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो कम एनर्जी लेता हो, जो कम इलेक्ट्रिसिटी कर रहा होता हो। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, हम बस में जाएंगे, हम मेट्रो के धक्के खाएंगे, प्राइवेट गाड़ी नहीं ले जाएंगे ताकि एनर्जी को बचाया जा सके। यूज स्टेयर, हम जीने का इस्तेमाल करेंगे, हम लिफ्ट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि उल्टा होता है, लिफ्ट देखते ही भाग जाते हैं हम लोग, लिफ्ट आ गया।
है, लेकिन इसमें क्या करा है, हम जीने का इस्तेमाल करेंगे, हम स्टेयर का इस्तेमाल करेंगे, हम लिफ्ट में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं लेकिन इनमें से करते हम कुछ भी नहीं है। सच कह रहा हूं ना, दिल से पूछ के देखो, इनमें से हम कुछ नहीं करते। अच्छा, इनमें से कुछ नहीं करते, मैं आपको दिखाता हूं। यूज स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इसमें लिखा हुआ है कि हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद कर देंगे जब वो यूज में नहीं होगा। और हम क्या करते हैं, पंखे को खोल दिया, टीवी को खुला छोड़ दिया। मम्मी बेचारी, माँ बेचारी रोज परेशान है अपने बच्चों से, कह के बेटा ये लाइट बंद कर दिया कर, बेटा ये पंखा बंद कर दिया कर। पापा बेचारे अपना सैलरी का पूरा बिल भर रहे हैं, लेकिन बच्चे को कोई मतलब नहीं, उसे तो पबजी खेलना है और मजे करना है। यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का हमें ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जो एनर्जी कम यूज करे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मेट्रो और बस। प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें स्टेयर में चलना चाहिए, जीने पे चढ़ना चाहिए। लिफ्ट का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वेनेवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो, हमें सोलर कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए। और सोलर कुकर आपको पता है कि सोलर एनर्जी से चलती है। तो ये था बेटा 14 पॉइंट आपको याद रखना है। 14 पॉइंट इस चैप्टर का आपको दिए जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम। बेटा ये 14 पॉइंट पहले आप फेयर कॉपी में नोट करोगे, फेयर कॉपी में जरूर नोट कर लेना, क्योंकि आप फेयर कॉपी में नोट नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, बच्चों अगर अच्छा लगे तो जरूर बताना कमेंट करके। बढ़िया आना चाहिए, मजा आना चाहिए साइंस पढ़ने में। सबको बाय बाय, नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, मस्त होकर पढ़ेंगे, आराम से पास होंगे।